नमस्कार साथियों, आज हम अंतरानुशासनिक अनुसंधान स्वरूप एवं संभावनाएं इस विषय पर विमर्श करेंगे। क्योंकि आमतौर पर हम सभी अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का स्वरूप और उसकी परिभाषाएं, उसकी संभावनाएं, इन सारी चीज़ों से रूबरू हैं। किंतु आज लिख से हटकर थोड़ा सा अलग बिंदु हमने विमर्श के लिए लिया है और वह है अंतर अनुशासनिक अनुसंधान, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अप्रोच। चूंकि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हर एक राज्य में लागू करने के लिए पुरजोर अब प्रयास शुरू किए हैं और इस दृष्टि से शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो अंतरानुशासनिक अनुसंधान का अपना एक निश्चित रूप से विशेष महत्व है। और इसीलिए आज के इस विमर्श में हम लोग अंतरानुशासनिक अनुसंधान क्या है, इसका स्वरूप किस तरह से है और इसमें अनुसंधान की कौन कौन सी संभावनाएं निहित हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर विमर्श कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो रिसर्च, ये जो संकल्पना है, आप सभी जानते हैं कि रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च अप्रोच, एकेडमिक डिसिप्लिन, इंटर एंड इंट्रा, ये संकल्पनाएं लगभग अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। भिन्न इसलिए हैं कि रिसर्च का स्वरूप जो है हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन उसका व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो इन्वेंशन हो सकता है या जो आमतौर पर विज्ञान के क्षेत्र में जो खोज की जाती है वह हो सकता है। लेकिन एजुकेशनल रिसर्च, यहां हमने सीमा निर्धारित की है कि शैक्षिक क्षेत्र में जो शोध होता है उसी तक इस संकल्पना को सीमित रखा गया है। अप्रोच, दृष्टिकोण किस तरह से है, किस तरह से किसी विषय को देखा जाता है, ये सारी चीजें जो है अप्रोच के अंतर्गत आती हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन का अपना एक महत्व है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि अनुशासन के आधार पर ही शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विविध भेद थे। चूंकि हम इससे भली भांति अवगत हैं कि अगर भारतीय शिक्षा पद्धति का प्राचीन स्वरूप देखा जाए तो एक चीज हम देखते हैं कि यहां गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी और इस गुरुकुल परंपरा में जब शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रविष्ट होता था तब वह सभी विषयों का ज्ञान एक ही गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करता था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ, शिक्षा का स्वरूप बदलता गया और हर एक क्षेत्र का, हर एक अनुशासन का अपना एक महत्व स्वयं सिद्ध होने लगा, जिसके चलते विशेष या स्पेशलाइजेशन का एक दौर देखा जा सकता है। और विशेष रूप से चूंकि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में यह स्वरूप तो बड़ी मात्रा में विशेष रूप से देखा जा सकता है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति जो है उसमें यह स्वरूप कहीं ना कहीं फिर से सभी संकायों को एक तरह से जोड़ा जा रहा है और सभी अनुशासनों को एक तरह से फिर से एक दूसरे में या एक दूसरे का साथ लेकर चलने की बात इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होने लगी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अंतरानुशासनिक उपागम, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, तो इसका अर्थ देखा जा सकता है विभिन्न अनुसंधानकर्ता, विशेषज्ञ किसी अनुसंधान में विभिन्न अनुशासनों का समन्वयात्मक तरीके से परस्पर एक होकर अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उसे
अंतरानुशासनिक उपागम कहते हैं। इसमें कुछ शब्दों पर ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, जैसे अलग अलग अनुशासनों के अनुसंधानकर्ता जो कि विशेषज्ञ हैं, वे किसी अनुसंधान में विभिन्न अनुशासनों का समन्वयात्मक तरीके से, अर्थात इसमें समन्वय होना अपेक्षित है या बहुत जरूरी है, परस्पर एक होकर अनुसंधान अभिकल्प तैयार करते हैं, एक मॉड्यूल तैयार करते हैं, तो उसे अंतरानुशासनिक उपागम या इसे मेथड कहा जा सकता है, या मल्टी या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जा सकता है। हालांकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भिन्न है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भिन्न है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। सामान्यतः देखा जाए तो 4 प्रकार से एक तरह से यह अप्रोच या दृष्टिकोण देखा जा सकता है। डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी, इन 4 हिस्सों में आमतौर पर यह अध्ययन देखा जा सकता है। डिसिप्लिनरी का अर्थ है हर विषय को अलग अलग जिसमें पढ़ा जाता है, जिसकी मैंने अभी बात की कि स्पेशलाइजेशन का दौर हुआ करता था, और स्पेशलाइजेशन में हम हर एक चीज को बारीकी से विशेषत्व के तौर पर पढ़ते थे और इसकी स्वतंत्र सीमा निर्धारित हुआ करती थी इस अध्ययन की, अर्थात इसमें सब्जेक्ट अप्रोच है और सेपरेट डिसिप्लिन है। एक चीज इसमें यह भी देखी जा सकती है। और अगली जो बात है कि मल्टी डिसिप्लिनरी की अगर हम बात देखें तो मल्टी डिसिप्लिनरी अलग चीज है। इसमें सीमाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे का वह काम नहीं कर सकती है। एक दूसरे के साथ सीमाएं जुड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे का काम नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि हेल्थ केयर एक डिसिप्लिन है और इसका जो संबंध है, इसके जो अन्य अनुशासन है, जैसे मान लीजिए कि डेंटिस्ट है, कार्डियाक है, न्यूरोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजी है या साइकोलॉजी है, ये सारे जो है ये भिन्न भिन्न जो अनुशासन है इसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे का काम नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे के काम में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सहायता अवश्य ली जा सकती है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इसका मतलब सहायता ली जा सकती है एक दूसरे के ज्ञान से या एक दूसरे के सहायता से, यह संभव हो सकता है। ठीक इसी तरह से दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो कॉलेज एक अवधारणा है, कॉलेज एक संकल्पना है, महाविद्यालय एक संकल्पना है, और महाविद्यालय अलग अलग एक तरह से विभिन्न प्रकार के घटकों से वह संचालित होता है। जैसे मैनेजमेंट है, छात्र हैं, अभिभावक हैं, या उसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ है, शिक्षक हैं। इन सभी से एक दूसरे के साथ चलकर महाविद्यालय ये जो संकल्पना है ये बनती है, अर्थात एक नहीं है लेकिन एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो भिन्न है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी इसी तरह से देखा जा सकता है कि जिसके बारे में कहा जाता है द अप्रोच ऑफ रिसर्च बाय टीम्स और इंडिविजुअल दैट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन, डेटा, टेक्निक्स, टूल्स, पर्सपेक्टिव, concept and or theories from 2 or more discipline is called interdisciplinary approach। इसमें बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि डिसिप्लिनरी अप्रोच स्वतंत्र है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वह स्वतंत्र होने के बावजूद भी एक दूसरे की जिसमें सहायता ली जा सकती है, और इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है अगर हम उसे देखें तो एक चीज स्पष्ट होती है कि इसमें सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात एक सारी सीमाएं जो हैं एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। इसे
अंतरानुशासनिक उपागम या अंतरानुशासनिक एक तरह से अनुसंधान पद्धति भी कहा जा सकता है। और जो चौथी है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। ट्रांस डिसिप्लिनरी, ट्रांस से स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र होते हुए भी अन्य जो अनुशासन है उन अनुशासनों के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है, अर्थात उसका स्वरूप स्वतंत्र रूप से करना यह संभव नहीं हो पाता है और इसीलिए इसे ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा गया है। अंतर अनुशासनिक उपागम की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें सबसे पहले देखा जा सकता है कि इसमें विभिन्न अनुसंधाताओं के आधार पर अनुसंधान प्रतिपादित किया जाता है। दूसरी विशेषता है अनुसंधानकर्ता अपने अपने अनुशासन के विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि एक से अधिक अनुसंधानकर्ता जो हैं या विशेषज्ञ जो हैं इसके साथ जुड़ते हैं, वो भले ही जैसे समाज विज्ञान का कोई है, उसी तरह से मानविकी का कोई है या कोई विज्ञान अनुशासन से जुड़ा हुआ है, तो भिन्न भिन्न जो अनुशासन हैं इन अनुशासनों के जो विशेषज्ञ होते हैं वे इसमें काम करते हैं। तो स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता अपने अपने अनुशासन के विशेषज्ञ होते हैं। हर एक अनुसंधानकर्ता वह विशेषज्ञ है। विभिन्न अनुसंधानकर्ता परस्पर मिलकर अनुसंधान कार्य प्रतिपादित करते हैं। अनुसंधानकर्ता सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयत्न करते हैं। चूंकि अलग अलग अनुशासनों के अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह उनका बहुत बड़ा सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जिसको वे आगे बढ़ाते हैं। अनुसंधान कार्य किसी एक अनुसंधान पद्धति के अनुसार न होकर विभिन्न अनुशासन की प्रणालियों के आधार पर किया जाता है। स्वाभाविक है कि प्रत्येक अनुशासन की अपनी एक विशेषता होती है, प्रत्येक डिसिप्लिन की अपनी एक विशेषता होती है और इसीलिए सभी जब अनुशासन पद्धतियां एक साथ होकर आती हैं तो कोई स्वतंत्र पद्धति वहां नहीं लागू की जा सकती है, नहीं तो फिर वह अनुसंधान नहीं हो पाता है। और इसीलिए विभिन्न प्रकार की जो अनुशासन प्रणालियां हैं उनका आधार अंतरानुशासनिक अनुसंधान के अंतर्गत लेना आवश्यक होता है और यह आवश्यक भी है। अंतरानुशासनिक उपागम के कुछ सोपान निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे समस्या का सर्वांगीण अध्ययन, ठीक उसी तरह से वैषयिक अध्ययन, विभ्रम रहित अध्ययन, विस्तृत एवं गहन अध्ययन, विभिन्न अनुशासनों के एक तरह से उसमें सद्भावना या जो अनुयायी हैं उनमें सद्भावना तथा सहानुभूति की भावना एक तरह से निर्माण करना, यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अंतरानुशासनिक उपागम की सीमाएं भी हैं। जिस तरह से हमने देखा कि विशेषताएं हैं, ठीक उसी तरह से उसकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। तो उसमें जैसे पहले देखा जा सकता है कि अनुसंधान अभिकल्प निर्माण की समस्या, और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग अनुशासन इसमें आकर जुड़ते हैं तो स्वाभाविक है हाइपोथेसिस जब निश्चित करना है, अभिकल्प जब उसकी जब निर्माण करने की जब बात आती है तो बहुत बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं अनुसंधानकर्ता के सामने निर्माण हो सकती है। ठीक उसी तरह से असंगठित तथा अकेंद्रित है। अब असंगठित और अकेंद्रित इसलिए भी है क्योंकि भिन्न भिन्न अनुशासन इसके साथ जुड़कर काम किया जाता है या शोध कार्य किया जाता है, इसलिए भी यह बहुत बार देखा जा सकता है। निष्कर्षों का समन्वय करना कठिन, विशेषज्ञों के चयन की समस्या भी होती है। बहुत बार विशेषज्ञ ही नहीं मिलते हैं कि संबंधित जो अनुशासन है उसके जो विशेषज्ञ अगर नहीं है तो उनके चयन की भी समस्या बहुत बार अनुसंधानकर्ता महसूस कर सकता है। ठीक इसी तरह से केवल सामान्य तथा व्यावहारिक समस्याओं के अध्ययन तक ही यह सीमित होता है। बौद्धिक ईमानदारी का इसमें बहुत बार अभाव माना गया है, अधिक व्ययपूर्ण है। नौकरशाही का अनावश्यक हस्तक्षेप इसमें बहुत बार पाया जाता है। कार्य वितरण की कठिनाई भी इसमें देखी जा सकती है। विशेषज्ञों में संकीर्णता की भावना का विकास भी बहुत बार देखा जा सकता है और अनुशासन की समस्या बहुत बार, ये सारी जो सीमाएं हैं
ये इस अंतरानुशासनिक उपागम में देखी जा सकती है। शोध समस्या अगर हम देखें तो सामाजिक समस्याओं की प्रकृति अथवा किसी सामाजिक घटना को समझना एवं उस समस्या जनित घटना को क्या, क्यों, कैसे, कब आदि रूप में तार्किक प्रश्न रखकर उसका अपने अनुसंधान के लिए शोध समस्या के रूप में चुनाव करना प्रथम चरण होता है। औचित्य का निर्धारण, शोध समस्या में शोध के प्रश्न को उल्लेखित करना और उसकी प्रकृति के आधार पर यह समझना कि शोध के प्रश्न अंतरानुशासनिक का निर्धारण कर रहे हैं अथवा नहीं, अर्थात किए जाने वाले शोध के प्रश्न अलग अलग विषयानुशासनों की परिधि के तहत है अथवा उनके बाहर हैं, यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपयोगी अनुशासनों की सूची, यदि शोध समस्या के प्रश्न का दृष्टिकोण अलग अलग विषयानुशासनों को निर्धारित करता है तो सबसे पहले उन विषयानुशासनों की सूची बना ली जाती है। इसके बाद उनके ज्ञान मीमांसा अर्थात अवधारणा, सिद्धांत, प्रविधि आदि का सहारा लेकर शोध कार्य आरंभ करना होता है। शोध साहित्य की तलाश, इसके बाद शोध एक निश्चित दिशा प्रदान करने वाले शोध साहित्य की तलाश की जाती है, जिनमें पुस्तकों, लेखों व इंटरनेट आदि की सहायता ली जाती है। यदि शोध समस्या अंतरानुशासनिकता की को निर्धारित करता है तब अंतरानुशासनिक दृष्टिकोण से संबंधित साहित्य की तलाश की जाती है। उपयोगी अनुशासनों से प्राप्त अवधारणाओं, अब सिद्धांतों और विधियों का परिष्करण जब शोध समस्या का क्षेत्र अंतरानुशासनिक के परिप्रेक्ष्य में संबंधित होता है तो ऐसे में उसके अध्ययन के लिए उपयोगी अनुशासनों के ज्ञान मीमांसा अथवा अवधारणाओं का सिद्धांतों व प्रविधियों को लेकर समन्वय के द्वारा पदों का परिष्करण कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अंतरानुशासनिक शोध समस्या को समझने के लिए सभी अनुशासनों के ज्ञान क्षेत्र की सहायता से व्याख्या सरलता से की जा सकती है और साथ ही प्राप्त तथ्य भी अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और तार्किक होते हैं। समस्या से संबंधित प्रत्येक अनुशासनिक अंतर्दृष्टि की पहचान, किसी भी समस्या से संबंधित यह देखा जाता है कि समस्या किन ज्ञानानुशासनों के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार की समस्या को बेहतर ढंग से समझने के अवसर अधिक होते हैं। समस्या के दृष्टिकोण के अनुरूप विषयानुशासनों की अंतर्दृष्टि की पहचान करके समस्या के प्रति निवारण एवं व्याख्या की जाती है। अंतर्दृष्टियों के बीच संघर्ष, उनके स्रोतों की पहचान, प्राप्त किए अनुशासनों के दृष्टिकोण और शोध समस्या के मध्य संघर्ष हो सकता है क्योंकि किसी घटना के प्रति सभी विषयानुशासनों के दृष्टिकोण एक समान नहीं होते। अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण संघर्ष पैदा हो जाते हैं। इस हालत में उनके संघर्ष को पैदा करने वाले दृष्टिकोण के स्रोत क्या है और कहां है आदि प्रश्नों की तलाश की जाती है। समान धरातल की रचना, शोध समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक होता है कि विषयानुशासनों की अंतर्दृष्टि को एक समान धरातल पर लाया जाए जिससे कि वे अपने विषय क्षेत्र में रहकर शोध की समस्या की व्याख्या अथवा समस्या का निवारण कर सके और उनमें किसी प्रकार से अंतर्दृष्टियों को लेकर हस्तक्षेप या संघर्ष ना हो। अंतर्दृष्टियों का एकीकरण, विभिन्न अनुशासनों की अंतर्दृष्टियों को उनके विषय क्षेत्र में रखकर एक समान धरातल पर लाने के पश्चात उनकी अंतर्दृष्टियों का एकीकरण किया जाता है। इससे घटना की व्याख्या करने में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और किसी घटना की व्याख्या हर परिप्रेक्ष्य से कर अध्ययन का नया क्षेत्र निर्माण भी किया जा सकता है। अंतर अनुशासनिक समझ का विकास एवं परीक्षण,
यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है अंतरानुशासनिक को समझने के लिए उसकी विशेषताओं अथवा लक्षणों को समझना पड़ेगा। जैसा कि अंतरानुशासनिक का प्रमुख कार्य ज्ञान का एकीकरण और दो अथवा दो से अधिक ज्ञानात्मक अनुशासनों का को साथ लेकर विचार विमर्श करने की पद्धति को विकसित करना है। यह ज्ञान के एकीकरण का तात्पर्य किसी विशिष्ट समस्या की समझ अथवा बौद्धिक प्रश्न के लिए प्रासंगिक अनुशासनों की पहचान व उनके अनुशासनिक अंतर्दृष्टि का सम्मिश्रण कर वास्तविकता में किसी घटना के परीक्षण से है। इसके लिए शोधार्थी के लिए कुछ आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब शोध कार्य किया जाता है तो शोधार्थी में, किसी भी शोधार्थी में कुछ गुणों की अपेक्षा है। इसी तरह से अंतरानुशासनिक शोध को पूरा करने के लिए भी यहां यह आवश्यक चीज है। सबसे पहला बिंदु है मानसिकता। अंतरानुशासनिक शोध करते समय शोधार्थी की मानसिकता बहुत मायने रखती है, क्योंकि भिन्न भिन्न अनुशासनों से जुड़ा हुआ वो होता है और इसके कारण बहुत बार उसने जो विषय चुना है शोध के लिए वह अलग अलग अनुशासन से जुड़ा है और ऐसे में बहुत बार असफलता नजर आने लगती है कि कुछ तथ्यों का जो उद्घाटन है वो नहीं हो पाता है और इसके लिए काफी समय लगता है। तो समय के चलते मानसिकता को बनाए रखना ये सबसे बड़ी जो चुनौती है वह शोधार्थी के सम्मुख होती है और इसीलिए उसकी मानसिकता एक तरह से अडिग होनी चाहिए। शोधार्थी का यह सबसे पहला गुण है। ठीक इसी तरह से श्रम साधना, किसी भी शोध के लिए गंभीरता से वह शोध करना है तो श्रम साधना बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसी तरह से संकोचहीनता, ऐसा माना जाता है कि अंतरानुशासनिक जो अनुसंधान है उसमें भिन्न भिन्न अनुशासन होने के कारण शोधार्थी संकोचहीन होना चाहिए। अर्थात किसी बात को लेकर उसके मन में या किसी जिज्ञासा को लेकर उसके मन में संकोच नहीं होना चाहिए। अगर संकोच है तो वह अपना जो हाइपोथेसिस है, विशेष रूप से जो अभिकल्प है, उसे वह व्यक्त नहीं कर पाएगा और इसीलिए बहुत मायने रखता है कि संकोचहीनता शोधार्थी का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। पूर्व ग्रहों से मुक्ति होनी चाहिए। हालांकि यह किसी भी शोध में यह काम आता है, क्योंकि अगर पूर्व ग्रह शोधार्थी के मन में पहले से ही है तो फिर वह शोध ठीक से नहीं कर पाता है और उसे प्राप्त जो निष्कर्ष है वह उसके तथ्य नहीं माने जा सकते हैं। इसीलिए पूर्व ग्रहों से मुक्ति बहुत मायने रखती है। साहित्यिक चोरी से बचना है। हम सभी जानते हैं कि प्लेगारिज्म के इस दौर में इन सारी चीजों से अब हमें बचना पड़ता है। और शोध की निरंतरता, शोधार्थी जब शोध कर रहा है तो निरंतरता होनी चाहिए और इस कंसिस्टेंसी के कारण ही वह अपने शोध के अंतिम चरण तक पहुंच सकता है। तटस्थता, बहुत बार तटस्थता की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से यह तटस्थता इसलिए है क्योंकि भिन्न भिन्न अनुशासन एक लेकर आप एकीकृत करके अनुसंधान करते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत आवश्यक है कि शोधार्थी तटस्थता को धारण करें और वस्तुनिष्ठता को लेकर अपने शोध को पूरा करें। निरीक्षण, किसी भी प्रकार के शोध में, किसी भी प्रकार की रिसर्च में सबसे अहम चीज होती है निरीक्षण। और निरीक्षण से ही एक तरह से हमारा जो अविकल्प है या हाइपोथेसिस है वो शुरू होने लगता है कि पहले किसी शोध के लिए निरीक्षण वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर निरीक्षण नहीं है तो वहां कोई अन्वेषण नहीं है, वहां कोई शोध नहीं है, वहां कोई रिसर्च नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत बार सोक्रेटिस को हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है उनके बारे में। तो उनके गुरुकुल में, जब उनके आश्रम में छात्र जब पढ़ने के लिए आते थे तो सबसे पहले वे छात्रों को अपने आश्रम के ही बाहर एक सरोवर था, उस सरोवर में जाने के लिए और निरीक्षण करने के लिए कहते थे। और जब छात्र निरीक्षण कर
आश्रम में प्रविष्ट होते थे तब सोक्रेटिस उन्हें पूछते थे, आपने पानी में वहां क्या क्या देखा? तो छात्र तरह तरह के उत्तर देते थे। तब मैंने अपने प्रतिबिंब को देखा, कोई कहता था कि मैंने पानी को देखा, मछलियों को देखा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपेक्षित नहीं है रिसर्च में। वहां जो जो घटित होता है, वहां अगर मछलियां हैं तो किस प्रकार की मछलियां हैं, पानी है तो किस तरह का पानी है, किस टाइप का पानी है, ये सारी चीजें उस निरीक्षण में अपेक्षित है। अर्थात हम न्यूटन की जो कथा है बहुत बार सुनाते हैं, सुनते हैं कि सेब कोई पेड़ से गिरता है और न्यूटन इस बात को देख लेता है और उसी आधार पर वह एक सिद्धांत या एक अन्वेषण करता है। तो बात स्वाभाविक सी है कि निरीक्षण में यह बहुत बड़ी क्षमता होती है, निरीक्षण में यह बहुत बड़ी क्षमता होती है और यह सारी चीजें इसलिए आवश्यक है। और अंतर अनुशासनिक शोध में तो ये बहुत मायने रखती है। तर्क प्रधानता, रिसर्च, कोई भी रिसर्च जो होता है वो तर्काधिष्ठित होता है, तर्क के आधार पर चलता है और तर्क के आधार पर ही उसके जो निष्कर्ष हैं वह काम आते हैं। और इसीलिए तर्क की प्रधानता अंतर अनुशासनिक शोध में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अंतर्गत शोध पद्धतियां भी कुछ देखी जा सकती है। सर्वेक्षण, आलोचनात्मक शोध पद्धति, चूंकि साहित्य के आप अनुसंधान के साथ जुड़े हैं, साहित्य में अनुसंधान कर रहे हैं, तो आलोचनात्मक एक पद्धति है। काव्य शास्त्रीय एक पद्धति है, चूंकि यह सैद्धांतिक पद्धति मानी जाती है। ठीक इसी तरह से समाज शास्त्रीय एक पद्धति है। समाज शास्त्रीय इसलिए क्योंकि समाज नीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत बार हम सोशल स्टडी करते हैं, तो वहां पर यह पद्धति भी बहुत मायने रखती है। ठीक इसी तरह से भाषा वैज्ञानिक हैं, शैली वैज्ञानिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, समस्या मूलक कोई शोध है, तुलनात्मक शोध है। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को लेकर, दो भिन्न भिन्न राज्यों की समस्याओं को लेकर तुलना की जाती है, तुलनात्मक दृष्टि से भी यह शोध किया जाता है। वर्गीय अध्ययन पद्धति है या क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति है, रीजनल स्टडी बहुत बार किया जाता है, क्षेत्र विशेष से संबंधित वह अध्ययन होता है। ये सारे जो पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों के आधार पर शोध किया जा सकता है। अंतरानुशासनिक शोध की आवश्यकता क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि आधुनिक युग, आरंभ में ज्ञान, इसमें ज्ञान का जो स्वरूप था वो पूरी तरह से संश्लिष्ट था, अखंड, और जिसे ब्रह्म माना गया था। लेकिन अगर हम गुरुकुल पद्धति को अगर देखें तो सभी ज्ञान शाखाओं का उसमें अध्ययन होता था, एक साथ अध्ययन होता था। मतलब गुरुकुल में कोई शिष्य पढ़ने आता है तो वो जिस तरह से शास्त्रार्थ करता था, ठीक उसी तरह से वो तलवार चलाना भी जानता था, ठीक उसी तरह से वो औषध निर्माण भी किस तरह से करना है इसकी भी शिक्षा प्राप्त करता था। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ कोई छात्र जो है वह सीखता था और यह ज्ञानार्जित करता था। और परिपूर्ण जो है, हर एक विषय में जो परिपूर्णता है वो इसी आधार पर निर्माण होती थी। कौटिल्य, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति और सामाजिक से जुड़े अनेक पहलू एक साथ हैं, ठीक उसी तरह से गैलीलियो से पूर्व जो दर्शन था वो दर्शन और विज्ञान को तब एक ही माना जाता था। विशेषज्ञता जब युग आया, मतलब जैसे इसके पहले मैंने बात की, स्पेशलाइजेशन की बात की, तो इस स्पेशलाइजेशन के दौर में जो ज्ञान है वो पूरी तरह से बटा, वो विभाजित हुआ। और प्राचीन काल से जो संश्लिष्ट शिक्षा या संश्लिष्ट ज्ञान हुआ करता था वह आधुनिक काल में विशिष्ट होने लगा। मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में अब फिर से एक बार हम ज्ञान को संश्लिष्ट, एक तरह से संश्लिष्ट करके फिर से पढ़ने वाले हैं और उसका अध्ययन करने वाले हैं। और इसीलिए इस शोध की या इस पद्धति की बहुत आवश्यकता है।
अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुछ बिंदु अंतर अनुशासनिक जो अनुसंधान है उसमें देखे जा सकते हैं। जैसे एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है सौंदर्य शास्त्र, जिसे हम लोग एस्थेटिक्स कहते हैं। तो एस्थेटिक्स, इसका जो संबंध है अगर देखा जाए तो अनेक अनुशासनों के साथ इसका सह संबंध है और इनको साथ लेकर एस्थेटिक्स संकल्पना बनती है। जैसे समाज विज्ञान है या तांत्रिक विज्ञान है या दर्शन शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, मनोविज्ञान है, शैली विज्ञान है, जीव विज्ञान है, नृविज्ञान है जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग अनुशासन है ये मिलकर सौंदर्य शास्त्र में आकर जुड़ते हैं और सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स ये संकल्पना जो है वह विकसित होती है। सौंदर्य शास्त्र की आयामों को अगर हम देखें तो हर एक प्रकार की जो चेतना है वह एक तरह से भिन्न भिन्न दिखाई देती है। जैसे ग्रामीण है, आदिवासी है या स्त्री विमर्श की दृष्टि से है या स्त्रीवादी सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र अलग है, दलित सौंदर्य शास्त्र अलग है, मुस्लिम सौंदर्य शास्त्र अलग माना जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं जितने सारे डिस्कोर्सेस, जितने सारे विमर्श अध्ययन के क्षेत्र में देखे जाने लगे हैं उसी तरह से सौंदर्य शास्त्र के चेतनागत रूप जो हैं वो बदल रहे हैं और ये सारी जो चीजें हैं यहां विशेष रूप से देखी जा सकती है। केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो केमिस्ट्री में भी ये सारे परिवर्तन हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री जो मूल अनुशासन है इस अनुशासन में लगातार परिवर्तन होकर ये सारे अब स्वरूप उसका बदल रहा है। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, मटेरियल केमिस्ट्री है, नानोटेक है या केमिकल बायोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, ठीक इसी तरह से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो ये सारे जो स्वरूप हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और यही खासियत है अंतर अनुशासनिक शोध की कि इसके बगैर ये पूरा नहीं हो सकता है। इन अन्य अनुशासनों को साथ लेकर ही कोई एक शोध, अंतर अनुशासनिक शोध, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारी बातें अब नए सिरे से हमारे सामने आने लगी हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, उसी तरह से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोज्योग्राफी या पेट्रोलियम ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, इस तरह की सारी चीजें देखी जा सकती हैं। ठीक इसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशियो ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये भी बातें अब कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न स्वतंत्र रूप से थी तो अब आवश्यकता है कि अंतर अनुशासनिक शोध के रूप में इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाने की। अब तो हम बात ज्योग्राफी में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी प्रयोग अब अनुसंधान में होने जा रहा है और हो भी रहा है। कुछ लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग, जैसे दूर दराज से कोई मानचित्र तैयार करना है तो हम रिमोट सेंसिंग का ही एक तरह से आधार लेते हैं, या जीआईएस का भी हम लोग बहुत बार उपयोग कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका भी प्रयोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में आजकल हो रहा है। आवश्यकता ये है कि अनुसंधान में इसका प्रयोग होना चाहिए और विशेष रूप से अंतर अनुशासनिक शोध में या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में इसका उपयोग होना बहुत आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।